अंजलि की शादी बहुत बड़े घर में हुई थी, जहाँ पैसा तो बहुत था लेकिन प्यार नहीं था। वहाँ के सभी लोग आपस में काफी बिजी रहते थे, किसी को किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अंजलि मिडिल क्लास फैमिली से थी, जिसके चलते उसके दिल में लोगों के लिए प्यार और मन में अपनापन था। एक दिन वो रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उसकी सास ममता तैयार होकर वहाँ आती है। बहू, ये क्या है? घर के सभी नौकर कहाँ गए? तुम क्यों काम कर रही हो? जाओ अपने कमरे में बैठो। नहीं माँ जी, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं अकेले अपने कमरे में बैठी बैठी थक गई हूँ। मुझे इस बड़े से घर में घुटन होती है। ये बड़ा सा घर नहीं बल्कि कोई भूत बंगला लगता है, जिसमें इंसान नहीं भूत प्रेत रहते हैं, जो सिर्फ यहाँ वहाँ घूमते हैं अपने काम के लिए। उन्हें इंसान की कोई जरूरत ही नहीं होती। बहू, सुबह सुबह कौन सा टीवी सीरियल देख लिया जो तुझ में देवी आ गई, और तू ये पागलों वाली बातें क्यों कर रही है? माँ जी, मैंने कोई टीवी सीरियल नहीं देख लिया है, बल्कि जो सच है वही बोल रही हूँ। मैंने सभी नौकरों को काम से निकाल दिया है। आज से घर का सारा काम मैं करूँगी। बहू, ये तू क्या बोल रही है? इतने बड़े घर की बहू होने के बाद भी तू ये नौकरी वाले काम करेगी? अपने परिवार की देखभाल करने को आप नौकरों के काम बोल रही हैं माँ जी? तो ठीक है, मैं नौकर ही सही, लेकिन ऐसे अकेले घर में बैठे बैठे मैं पागल हो जाऊंगी। तो तुम्हें किसने बोला कि तुम घर पर रहो? अरे बाहर जाओ, घूमो फिरो, अपने दोस्त बनाओ, क्लब जाओ, किटी पार्टी करो, मस्ती करो। माँ जी, मैं इस माहौल में कभी नहीं रही हूँ, इसलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने तो एक छोटे से परिवार की मांग की थी। भगवान ने परिवार तो दे दिया, लेकिन परिवार में बसा प्यार देना भूल गए। बहू, क्या तुम भी सुबह सुबह 90s के डायलॉग मार रही हो? देखो, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, मेरा मूड मत ऑफ करो प्लीज। तुम्हें जो करना है तुम करो। हो सकता है रात में मैं देर से आऊँ, इसीलिए मेरा वेट मत करना। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके ऊपर अंजलि की बातों का कोई असर नहीं होता। दिन यूं ही गुजरते हैं और बीते दिनों के साथ अंजलि अपने ससुराल में बिल्कुल अकेले रह जाती है। अब वो ये बात अपने मायके वालों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसके मायके वालों ने उसकी शादी की थी। अब वो नहीं चाहती थी कि उसके मायके वालों को किसी भी तरह से ये पता चले कि वो अपने ससुराल में खुश नहीं है, बल्कि दुखी है। एक दिन वो उदास अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसकी माँ सुमित्रा का फोन आता है। और बता बेटी, कैसी है तू? तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? अब मैं माँ को क्या बताऊँ कि मैं अपने ससुराल में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं तो बस एक एक दिन करके काट रही हूँ और ये चाहती हूँ कि आप मुझे मायके बुला ले। क्या हुआ बेटी? जैसे ही मैंने तेरे ससुराल के बारे में पूछा, तू तो एकदम चुप हो गई। मुझे बहुत चिंता हो रही है। वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? माँ, क्या आप तुरंत छोटी छोटी बातों में चिंता करने लगती हैं? मेरे ससुराल में सब कुछ ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ। वो तो बस इतने दिन बाद आपकी आवाज सुनी तो मन किया बस आपकी आवाज सुनती रहूं और कुछ न बोलूं। बेटी, सच में तू तो बिल्कुल ही पागल है। इतने बड़े घर की बहू हो गई है, लेकिन अभी भी आदत तेरी बच्चों वाली ही है। अरे अब तो अपनी माँ का पल्लू छोड़ दे। अब तो सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि किसी के घर की बहू भी हो गई है। हाँ माँ, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ और हमेशा ही ऐसे रहूंगी। आप बताइए, वहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? हाँ बेटी, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक है। अरे तुझसे बात करने के चक्कर में जिस काम के लिए मैंने तुझे फोन किया था, वो तो मैं बताना ही भूल गई। तेरी सास कहाँ है? मुझे उससे बात करवा दे थोड़ी। मेरी सास घर पर नहीं है, वो अपनी किटी पार्टी मतलब बाहर गई है। आप बताइए, क्या बात करनी है आपको उनसे? कुछ नहीं, बस तेरे परिवार को तेरे मायके में लड़के की पहली शादी का निमंत्रण देने के लिए बोलना था, और ये भी कहना था कि तुझे टाइम से भेज दे। भले ही खुद कुछ दिन बाद आ जाएंगे तो भी चलेगा। अच्छा हुआ माँ ने उनसे नहीं पूछा, पहले मुझसे ही पूछ लिया। अगर वो चाहेंगी तो वो चली जाएंगी, वरना कोई बात नहीं। तू फिर सोचने लगी? आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ये सोच रही हूँ कि माँ जी से आपकी बात कब करवाऊँ, जब उन्हें आपसे तसल्ली से बात करने का समय हो। एक काम कर, तू उनसे मेरी बात सुबह सुबह करवा दियो, क्योंकि अगर उन्हें कहीं जाना भी होगा तो वो सुबह सुबह थोड़ी ना चली जाएंगी। आप ठीक कह रही हैं माँ, मैं सुबह सुबह ही माँ जी की आपसे बात करवाती हूँ और जितना जल्दी हो सके अपने मायके की पहली शादी एंजॉय करने के लिए आपके पास आती हूँ। चल ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। मैं तुझे सुबह फोन करूँगी आराम से। अभी तू भी मेरी मदद करने के लिए नहीं है। सुमित्रा इतना कहकर फोन रख देती है
और अंजलि अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अपने बनावटी ससुराल से बाहर निकलने का मौका मिलने वाला था। उसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। शाम को जब उसका पति नीलेश और सास ममता घर आती है तो उनके चेहरे की हंसी देखकर हैरान हो जाती है और पूछते हैं, जब से तुम इस घर के अंदर आई हो, आज पहली बार मैंने तुम्हें खुश होते हुए देखा है। क्या मैं जान सकता हूँ तुम किस बात से खुश हो? हाँ, मुझे भी जानना है, क्योंकि सुबह तो ये बहुत ही अत्याचारी वाली बातें कर रही थी, जैसे इसको इसके घर में कितना दुख हो, और अब देखो चेहरे से हंसी ही गायब नहीं हो रही है। माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी माँ का फोन आया था। उन्होंने बताया है कि मेरे मायके में मेरे भाई की शादी तय हो गई है। वो आपसे बात करके हम सभी को बुलाना चाहती है। मुझे तो उन्होंने पहले ही बुलाया है, क्योंकि वहाँ पर कोई उनका हाथ बटाने वाला नहीं है ना। सॉरी अंजलि, लेकिन तुम्हारे जो मायके की ये शादी है ना, ये मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगले 2 दिनों में हम लोगों को ना स्विट्जरलैंड जाना है। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है, बस अपने मायके की पहली शादी एंजॉय करनी है। शादी रोज रोज तो होती नहीं है। पहले हम सभी मेरे मायके की शादी अटेंड करते हैं, उसके बाद हम वहाँ चल लेंगे। यार तुम समझ नहीं रही हो, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी वहाँ पर। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लोग आपके कहने पर चलते हैं, ना कि आप किसी के कहने पर। आप तो मालिक हैं, कोई नौकर नहीं जो इतना सोचना पड़ रहा है। नहीं, मैं तो मालिक हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मेरे ऑफिस में ना मेरे हिसाब से चलता है काम। तो क्या आप मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए अपना स्विट्जरलैंड का प्लान अगले हफ्ते नहीं बना सकते क्या? हम तीनों चलेंगे, आप अपनी मीटिंग अटेंड करना और मैं माँ जी के साथ स्विट्जरलैंड देख लूंगी। वो तो मैं तुम्हारे लिए कह रहा था, पता नहीं कब तुम्हारा मूड बदल जाए और तुम मना कर दो जाने से। तो मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपने मुझे मेरे मायके की शादी एंजॉय करने दी, मुझे वहाँ साथ में लेकर गए, तो मैं भी आपके माहौल में अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश करूँगी, वो भी दिल से, ताकि आपको किसी के आगे झुकना ना पड़े। बेटा अब मान भी जा, बहू जब इतना बोल रही है, वैसे जब से वो इस घर में आई है दुखी थी, आज खुश हुई है। हमने भी बहुत भाग लिया, बहुत पार्टी कर ली। अब कुछ दिन अपने मिडिल क्लास फैमिली को टाइम भी दे देते हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम भी तो बिल्कुल बहू की तरह ही सोचते थे ना। अंजलि अपने ससुराल वालों को अपने मायके की पहली शादी में जाने के लिए मना रही होती है। तभी सुमित्रा का फोन आ जाता है और वो बोलती है, बेटी तेरी सास आ गई कि नहीं? वो क्या है कि मैंने सोचा अगर अभी फोन कर लूंगी तो ठीक है, पता चले सुबह दिमाग से निकल गया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कोई बात नहीं माँ, माँ जी आ गई हैं, लीजिए आप बात करिए। जी समदन जी, कहिए आपको क्या बोलना है? ममता जी, मैं आप सभी लोगों को यहाँ शादी में बुलाना चाहती हूँ। अगर आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी ठीक है समदन जी, आपने जो जैसा बोला है वैसे ही होगा। हम समय से आपके यहाँ शादी में पहुँच जाएंगे, बल्कि 2-3 दिन पहले ही पहुँच जाएंगे। अब तो खुश है ना आप? आपको कोई शिकायत तो नहीं? नहीं समधन जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि मेरी लड़की को अच्छा घर परिवार मिला है, जो उसके साथ साथ उसके परिवार वालों की भी इतनी इज्जत करता है। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और अपने मायके जाने की पूरी तैयारियां कर लेती है। कुछ देर बाद वो अपने ससुराल वालों के साथ अपने मायके पहुंच जाती है और अपने मायके की पहली शादी अपने मायके वालों के साथ साथ अपने ससुराल वालों के साथ भी एंजॉय करती है। मालती, मनोज और इंदु एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। मनोज एक ठेले पर सामान यहाँ से वहाँ किया करता था और थोड़ी बहुत जो भी कमाई होती उससे अपना घर चलाता। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी मुश्किल से घर चल रहा था। ऐसे ही एक दिन मनोज शाम को काम से वापस आता है तो मालती अपने पति मनोज को कहती है, सुनिए ना, राशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, आज खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा है तो पैसे कहाँ से आएंगे? हम भूखे तो फिर भी सो जाएंगे, लेकिन हमारी बेटी, उसे तो भूखा सोता नहीं देख सकते ना हम। पूरे दिन गधे की तरह काम की तलाश करता हूँ कि कोई तो काम मिल जाए, कोई बोल दे कि उसका सामान यहाँ से वहाँ ले जाना है, कुछ कमाई ही हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। अब तो इतनी सुविधा आ गई है तो लोग आपको पैसे देने से अच्छा सोचते हैं कि हम खुद ही अपनी गाड़ी से सामान ले जाएं। मैं तो अपनी गरीबी से ही परेशान हो गया हूँ। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कभी अपनी गरीबी से निकल भी पाएंगे। मैं ये सोच रही हूँ आसपास के घरों में कोई छोटा मोटा काम देख लेती हूँ, आपको थोड़ी बहुत ही सही मदद तो हो जाएगी ना। अब इतनी परेशानी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें।
मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम दूसरों के घरों में काम करोगी ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं अभी कोशिश कर तो रहा हूँ ना, कहीं तो काम बन ही जाएगा। जिस तरह से हम चल रहे हैं ना, मुझे तो जरा भी उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा भी हमारा। तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए और तुम मुझे निराश कर रही हो मालती। तुम तो समझो। मैं सब अच्छे से समझ रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ कि कोई और काम सोचना चाहिए हमें। ये ठेला लेकर जगह जगह घूमने से कुछ नहीं होने वाला। एक तो हर महीने घर का किराया देना, किराए के लिए ही पैसे नहीं हो पाते तो और कुछ क्या ही सोच सकते हैं। मुझे तो किराए की सबसे ज्यादा टेंशन होती है। हाँ, अपना घर होता तो रूखी सूखी खाकर जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता। मालती और मनोज बहुत ही ज्यादा गरीबी के दिन निकाल रहे थे और उन दोनों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो अपनी गरीबी भरे दिनों को कैसे बिताए और कैसे उससे छुटकारा पाए। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं। कुछ दिनों के बाद मालती घर में इंदु के साथ बैठी हुई थी। तभी उसकी मकान की मालकिन अनीता वहाँ आती है और उन दोनों से कहती है, अरे आधा महीना निकल गया लेकिन घर का किराया नहीं आया है। किराया देने का मन है कि नहीं? नहीं नहीं, वो हम इस बार भी किराया समय पर ही देते, लेकिन पैसों की बहुत परेशानी है। अच्छा, किराया देने के लिए पैसे की परेशानी है और खुद तो बड़े ठाट बाट से रह रहे हो, तब तो कोई परेशानी नहीं हो रही तुम लोगों को। नहीं आंटी, माँ सही बोल रही है। हमें खाने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ता है कि आज का खाना हो गया तो कल का कहाँ से होगा। अगर माँ बाबा के पास पैसे होते तो वो दे देते ना। गरीब लोगों की तो यही प्रॉब्लम है। पहले तो किराए पर रहने के लिए घर मांगते हैं और जब उन पर तरस खाकर घर दे दो तो उन्हें अपना घर समझ बैठते हैं और किराया ही नहीं देते समय से। मैं आपको बोल रही हूँ, 1-2 दिनों में हम आपको पूरा किराया दे देंगे। इस महीने बिजली भी बहुत इस्तेमाल की है तुम लोगों ने, अलग से उसका भी बिल आया है तो उसके भी पैसे तुम लोग ही दोगे। लेकिन जब किराए पर घर दे रहे थे तब आपने साफ साफ कहा था कि बिजली का बिल आपको ही देना है, तो फिर अब आप अपने हिसाब से क्यों पलट रही हैं? वैसे ही हमारे पास पैसों की बहुत तंगी है। बस करो, ये ड्रामे वहाँ दिखाना जहाँ काम बन जाए, लेकिन मेरे आगे कुछ नहीं होने वाला है। आंटी जी, आप अपनी बात बोल रही हो तो हमारी भी तो समझो ना। 1-2 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे हम? आप तो खुद ही जानती हो कितनी महंगाई है। हमें बहुत परेशानी हो रही है वैसे भी। मुझे तुम लोगों की परेशानी से कोई परेशानी नहीं है। ये तुम देखो कि करना क्या है। मैंने क्या ठेका ले रखा है तुम जैसे गरीब और बेसहारा लोगों का? किराया दो वरना घर खाली करो। हम इतने समय से आपके ही घर में रह रहे हैं, देर सवेर हम किराया दे ही देते हैं, तो इस बार थोड़ा सा लेट हो गया तो आप इतना क्यों भड़क रही हैं? सबकी अपनी परेशानी होती है ना। अरे एक बार का नहीं, हर बार का नाटक है तुम लोगों का। हमेशा ही किराया देर से देते हो और ज्ञान तो ऐसे दे रहे हो जैसे समय से पहले किराया चुकाया हो। कभी समय से पहले किराया नहीं दिया तो कभी इतना ज्यादा लेट भी तो नहीं दिया ना। हर बार तो मुझे यहाँ बोलने ही आना पड़ता है। अब क्या तुम लोगों को और जलील होना है जो मुझसे बहस कर रही हो? जिसने छत दी है उसका शुक्रिया किया जाता है, न कि बहस करते हैं। अनीता इतना बोलकर चली जाती है। अनीता की बात सुनकर इंदु और मालती दोनों ही परेशान हो जाते हैं और मनोज के घर वापस लौटने का इंतजार करते हैं। शाम को तो इंदु भागते हुए मनोज के पास जाती है और बोलती है, पापा, वो अनीता आंटी आई थी, उन्होंने घर का किराया मांगा है और ये भी बोला है कि किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा हमें। बाकी परेशानी कम थी क्या? जब घर के किराए का भी झंझट आ गया। यही अपना घर होता तो कम से कम हर महीने के किराए से तो बचते। पापा, अब क्या हमें यहाँ से निकाल देंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? मालती, मैंने एक घर देखा है, बना हुआ घर है और पैसे भी ज्यादा नहीं लग रहे हैं, जान पहचान वाला है, इसीलिए वो कुछ समय रुक भी सकता है। क्यों ना हम वो घर खरीद लें? क्या आपका मतलब है हम गरीबों के पास अपना घर होगा? हो सकता है अगर हम कुछ समय में वो घर ले लें, वरना तुम्हें तो पता है कि जमीन के भाव आसमान छू रहे हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ, हमारे लिए बहुत सही रास्ता है ये। गरीब का अपना घर, ये तो एक सपने के जैसा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हम अपना घर कैसे ले सकते हैं? हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। अरे जिससे मैं घर लूंगा उसके पास हमारे कुछ पैसे हैं। मैंने काम किया था लेकिन उसने पैसे नहीं दिए थे, तो आधे पैसे वो हो जाएंगे और कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। और वो कुछ पैसे कहाँ से जमा होंगे? आपका काम भी ठीक नहीं चल रहा, मैं घर में खाली हूँ, बस आपकी वजह से घर चलता है, तो ये घर खरीदना कितना मुश्किल होगा हमारे लिए। देखो, मुश्किल तो बहुत होगा लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। मनोज की बात सुनकर अब मालती बिना बताए काम करने लगती है और मनोज से छुपकर काम पर जाने लगती है। वो लोग धीरे धीरे घर का किराया तो दे देते हैं,
कुछ दिनों बाद जब वो अपना घर लेने जा रहे थे तो उससे पहले तीनों पैसे गिनते हैं और मनोज कहता है, ये तो अभी भी बहुत कम है और जब तक उसे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे वो मानने वाला नहीं है। मनोज की बात सुनकर अंदर से मालती अपने कमाए हुए पैसे निकाल कर लाती है और कहती है, ये लीजिए, गिन लीजिए, अब शायद कम ना पड़े पैसे। लेकिन ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं कुछ? जी, मेरे पास एक सोने की चैन थी गहने के नाम पर, वो बेच दी है। थोड़े पैसे वहाँ से आए और बाकी के पैसे वो कहाँ से आए? जी, बुरा मत मानिएगा, आपके मना करने के बाद भी मैं काम पर गई थी। 6-7 घरों में काम करती थी मैं, उसी से ये पैसे जमा किए हैं मैंने। तुम काम करती थी और मुझे कुछ बताया भी नहीं और ना ही मुझे कुछ पता चला अब तक। आपके काम पर जाने के बाद मैं काम के लिए निकल जाती थी और आपके काम से आने से पहले घर आ जाती थी। देखिए, जब घर हमारा है तो हम सबको एक दूसरे का साथ तो देना ही चाहिए ना। मालती की ये बात सुनकर मनोज को बहुत ही गर्व महसूस होता है और सारे पैसे जमा करके वो गिनने लगता है। लेकिन अब भी कुछ पैसों की कमी हो रही थी। तभी इंदु अपने कुछ पैसे निकाल कर लाती है और रख देती है। इंदु के पैसे देखकर मालती कहती है, बेटा, तुम ये पैसे कहाँ से लाई? जब आप दोनों काम पर चले जाते थे तो मैं आसपास के बच्चों को पढ़ाया करती थी और उसी से मुझे पैसे मिले हैं। बस गरीब का अपना घर हो जाए, हमें तो यही चाहिए ना। सारे पैसे लेकर मनोज अपना घर लेने चला जाता है और सारे पैसे देकर कागजी पत्रों से वो घर ले लेता है। और फिर तीनों अपने घर में आते हैं तो मनोज कहता है, ना जाने कितनी मुश्किलें आईं, लेकिन गरीब को अपना घर मिल ही गया, छोटा ही सही, लेकिन हम अपने घर में बहुत खुश हैं। अपने घर की खुशी आज महसूस हुई है। मनोज के सर से गरीबी तो अभी तक नहीं गई थी, लेकिन किराए के घर से अपने घर तक का सफर उसने तय जरूर कर लिया था।